हेलो एवरीवन। सो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। सो देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, उन सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, राइट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और थोड़ा सा हम इसमें डिटेल भी देखेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा के भी आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप उसको हैंडल कर पाओ। ओके, सो सबसे पहला आप देख रहे हो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ओके, सो देखिए, ये एक ऐसा एक्ट था जिसको पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। इस टाइम हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ओके, जिसने इंडिया में अपनी कंपनी भेजी थी इंडिया पे ट्रेड करने के लिए, तो उनकी खुद की कंपनी ने उनके साथ करप्शन करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सही से उनको जो भी ब्यौरा था वो देती नहीं थी, करप्शन करने लगी थी। तो जब ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगी, ओके, तो उन्होंने सोचा कि हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और जो अधिकार है वो हमें अब खुद लेना पड़ेगा। तो यहीं से स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बहुत फेमस एक्ट है 1773। ओके, सो देखिए, आपको इसमें समझना ज़्यादा है तभी आपको इसको अच्छे से याद हो पाएगा। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आपके एसएससी एग्जाम में आएगा, अगर आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके ये जो एक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला देखो, इसको किसने पास किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? वॉज टू रिमूव द करप्शन क्रू एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवलेंट इन द कंपनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो करप्शन आ गया था उसको रिमूव करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इसको लेके आई थी। ओके, उस टाइम जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल से लेके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से एक्ट में चेंज किया गया था? सो आपको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, बहुत फेमस एक्ट है। तो रेगुलेट क्या कर दिया इन्होंने? गवर्नर ऑफ बंगाल को लेके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन बनाया गया था? जो फर्स्ट गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर का मतलब है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसको बनाया गया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके, इसमें और क्या किया गया था? तो देखिए, उस टाइम क्या होती थी? प्रेसिडेंसी होती थी। सो मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इसके अंडर लेके आ गए, बंगाल यानी कि कोलकाता प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती क्या थी कि जो पावर हमने कंपनी को दे रखी है अब उसको धीरे 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 करके कम कर रही थी कि कंपनी बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है। ओके, और ये तो हमें ही पागल बना रही है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ओके, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया। अब सो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को किसके अंडर कर दिया? बंगाल यानी कि कोलकाता प्रेसिडेंसी में। ओके, अब आगे आप देखो कि एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया जाता है इसी एक्ट के अंडर। A Supreme Court was established in Calcutta in 1774। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, और 1774 में क्या बना दिया गया? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जज थे। मेन आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट आया 1774 में, कौन से एक्ट के थ्रू? 1773। ओके, और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एब्सोल्यूट कंट्रोल इन इंडिया। तो वैसे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो ट्रेड के लिए आई थी। ओके, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इसको फर्स्ट स्टेप माना जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पे पूरी तरीके से कंट्रोल करने का। एंड देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था तो ये आपको याद रखना है 1773। कैसे आप इसे याद रखोगे? तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको थोड़ी सी कहानी के फॉर्म में अगर आप याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3 प्रेसिडेंसी थी। पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी साथ में थी। कैसी थी? तीनों प्रेसिडेंसी साथ में थी। 7 से 7 याद रखना है आपको, और 3, तो ये कब आई थी? 1773 में। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी पहले साथ में थी, तीनों प्रेसिडेंसी। 7 3 से आपको याद रखना है 73 रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो ऐसे आप थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेट करके आपको इसकी डेट भी याद रखनी है 1773। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, तो आप देखो पिट्स इंडिया एक्ट को थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो कि कई सारे लोग होते हैं ना, जब दूसरे किसी को पीटने जाते हैं तो बिल्कुल अपना चौड़ा सीना करके जाते हैं, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। तो ऐसे आपको याद रखना है, जब हम किसी को पीटने गए तो पूरा चौड़ा सीना करके गए। तो चौड़ा सीना 84 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स को रिलेट कर दिया हमने पीटने से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? याद रखना है 1784 में, 84 1784। ओके, अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में, इसको लेके आई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो देखो, आप जब भी कोई एक्ट वगैरह आता है तो कुछ ना कुछ उसमें फिर से चेंजेस किए जाते हैं। जब उसमें कमी लगती है कि नहीं ये तो प्रॉपर वे में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? फिर कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आई थी ये रेगुलेटिंग एक्ट में चेंजेस करने के लिए लेके आई थी जो पहले रह गए थे। ओके, और इसका जो नेम पड़ा था, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम इंग्लैंड के, विलियम पिट के ऊपर, राइट। तो पिट्स इंडिया इसके नाम पे पड़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विलियम पिट जो उस टाइम थे, राइट। इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब
क्यों ये लेके आई थी कि किसी तरीके से जो कंपनी जो इस टाइम काम करी थी उसमें और तरीके से गवर्नमेंट का अफेयर बढ़ाना, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने अंदर कंपनी को और अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती थी कंपनी के ऊपर, सो इसलिए इसको लेके आया गया था, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको, इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल इन द अफेयर ऑफ द कंपनी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, यानी कि एक सरकारी नियंत्रण करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड का गठन कौन से एक्ट में किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ओके। और इसी में ही सेपरेट कर दिया गया पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। पहले सब एक साथ चल रही थी, फिर क्या किया गया, जो पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के, इसी एक्ट में इसको भी अलग कर दिया गया, ठीक है, जिसको राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य हम बोल सकते हैं, राइट। तो आपको क्या याद रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ये क्यों लेके आए थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए, ओके। और विलियम पिट जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्हीं के नेम पे पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया था, ओके। इसी में एस्टैब्लिशमेंट किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, नियंत्रण बोर्ड का, किस पे नियंत्रण करने के लिए, कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए, और इसी में सेपरेट कर दिया पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को, ओके। तो ये एक्ट आपको याद रखना है, ओके। सो नेक्स्ट जो एक्ट है वो है एक्ट ऑफ 1786। सो इसमें आपको इतना याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद 2 साल बाद एक और एक्ट आया 1786 में। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का, फिर कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। और इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पहले ये बोला कि मेरी कुछ 2 कंडीशंस है। इसने बोला कि अगर कोई डिसीजन होता है काउंसिल का, ओके, तो किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये मेरा डिसीजन होगा कि मैं उस डिसीजन को कैंसिल करूं या मानूं, ओके। और दूसरा इसने बोला कि मेरे को पोस्ट दी जाए सेनापति की भी एंड कमांडर इन चीफ की भी, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल था उसने बोला कि मेरे पास राइट हो टू कैंसिल द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड टू इम्प्लीमेंट हिज डिसीजन, राइट। एंड द सेकंड इज ही शुड ऑल्सो बी गिवन द पोस्ट ऑफ सेनापति एंड कमांडर इन चीफ, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है एक्ट ऑफ 1786 में। नेक्स्ट आता है अब हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे चार्टर एक्ट, ओके। सो देखिए, ये फर्स्ट सिविल सर्वेंट टू बी इलेक्टेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सर जॉन शोर। इसमें आपको क्या याद रखना है इन चार्टर एक्ट में कि जो फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे, ओके, जिन्हें एनेक्ट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का क्या नाम था, सर जॉन शोर। क्या नाम था, जॉन शोर, ओके। तो आप देखो यहाँ से चार्टर एक्ट की स्टार्ट होती है, तो शोर मच गया, ठीक है। तो जैसे चार्टर एक्ट आपने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जैसे चार्टर एक्ट आया शोर मच गया, तो शोर जॉन शोर जो फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे जिसको अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। डायरेक्ट आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। अब इसका जो टेंक्चर था ये चार्टर एक्ट 1793 में इसको अपॉइंट किया गया था, ओके। और इट एक्सटेंड्स इंडियाज मोनोपोली ऑफ ट्रेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। सो इसने इस चार्टर एक्ट में जो इंडिया के ऊपर मोनोपोली ट्रेड था वो 20 साल तक और बढ़ा दिया। तो देखिए चार्टर एक्ट 1793 हम पढ़ते हैं, ओके। सो चार्टर एक्ट 1793 पढ़ते हैं, फिर इसने 20 साल तक और बढ़ा दिया, तो हमारा दूसरा चार्टर एक्ट आता है 1813 का, ठीक है। फिर इसने 20 साल और बढ़ा दिया, तो फिर हम पढ़ते हैं 1833 का, ओके। सो 1793, 1813, फिर 1833। तो इस तरीके से ये जो चार्टर एक्ट थे 20-20 साल तक चल रहे थे। और ये अब इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट हम देखते हैं 1833 का, ओके। सो इस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया वॉज बॉट टू एन एंड एक्सेप्ट फॉर इरा एंड ट्रेड विद चाइना, ओके। तो इस चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था, जो पूरी तरीके से पूरा एकाधिकार कर रखा था इसने ट्रेड इंडिया के ऊपर, इसको ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, टी का ट्रेड छोड़ के और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के, ओके। सारे जो ट्रेड करने का अधिकार था वो ख़त्म कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी ही कंपनी का, ओके। किसको छोड़ के, टी एंड ट्रेड विद चाइना को छोड़ के, ओके। और इसी में ही फाउंडेशन आया था किसका, द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडिया एजुकेशन वॉज सेट, और 1 लाख रुपी वॉज सेट असाइड फॉर द एजुकेशन सिस्टम। तो इसी में मॉडर्न इंडिया एजुकेशन भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लेके आई इसमें, और 1 लाख रुपी को, ओके, इसने सेट करके रखा था एजुकेशन के लिए। तो पहली बार एजुकेशन के लिए काम किया गया चार्टर एक्ट 1813 में। तो ये चार्टर एक्ट आपको याद रखना है, पहले कब आया, तो ये पहले आया 1793 में, ओके। फिर ये आया 1813 में, फिर आया 1833 में, और लास्ट ये आया था 1853 में, ओके। तो ये 4 चार्टर एक्ट आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। सिर्फ मैं एसएससी की भी बात नहीं कर रही हूँ, आपके आगे आने वाले अगर कोई भी एग्जाम है एसएससी के अलावा भी, तो बहुत हेल्प करेंगे ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इन एक्ट्स के लिए, ओके। नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो है चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसको क्या बना दिया जाता है, उसका पोस्ट चेंज करके कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। तो ये गवर्नर जनरल में मैंने आपको बताया था जब हमने वाइस राय गवर्नर जनरल पढ़ा था, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि कैसे कैसे जो पोस्ट थी वो चेंज हो गई। तो
चार्टर एक्ट 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बस इसका लास्ट का उठाओ 33 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ओके, और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया वो किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक इंडियन लॉ कमीशन भी इसमें स्टैब्लिश किया गया। किसको कमीशन किया गया? इंडियन लॉ कमीशन को। और ये फर्स्ट लॉ कमीशन था जो कौन इसको लीड कर रहा था? लॉर्ड मकाले। और इट्स गोल वॉज टू कॉडिफाई ऑल इंडियन लॉज। ठीक है, तो जितने भी इंडियन लॉज थे इसमें ये अपना हस्तक्षेप करना चाहता था, चेंजेस करना चाहता था। ओके, सो इंडियन लॉ कमीशन भी इसी चार्टर एक्ट में पहली बार बनाया गया था, तो ये बात याद रखना है। और किसने लीड किया था? तो लॉर्ड मकाले ने। ओके, तो लॉर्ड मकाले की शिक्षा नीति भी थी, तो इसे ही आपको याद रखना है कि 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ओके, और इंडियन लॉ कमीशन इसमें स्टैब्लिश किया गया जिसमें लॉर्ड मकाले इसको लीड कर रहा था, और उसका गोल क्या था कि इंडिया के जो लॉज वगैरह है उसमें चेंजेस करना। ओके, नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है वो है 1853 का, राइट। और ये देखिए, इस वाले चार्टर एक्ट को लास्ट चार्टर एक्ट बोला जाता है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था 1793 से 1853 तक, अगर हम देखें तो। ओके, तो इसको लास्ट चार्टर एक्ट कहा जाता है, राइट। और दिस एक्ट वाज एन इंपॉर्टेंट एक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ये जो चार्टर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट एक्ट है? बिकॉज जो फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल था उसने सेपरेट किया लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल। जो परिषद बनाई गई थी उसका लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस हैं, जो वर्क हैं, उसको अलग कर दिया। ठीक है, सो याद रखना है आपको, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलग कर दिया था इसमें, यानी कि जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उसको अलग कर दिया, राइट। एंड विच वॉज कॉल्ड द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको क्या कहा गया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, क्या कहा गया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, और देखिए इसी की वजह से फाउंडेशन पड़ा पार्लियामेंट का इन इंडिया। ओके, सो फ्रॉम हियर द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया वाज लेड। सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी, यानी कि पार्लियामेंट की नींव पड़ी थी इंडिया में, तो ये बात आपको याद रखनी है, चार्टर एक्ट 1853। ओके, एंड देखो आप ओपन कंपटीशन सिस्टम भी स्टार्ट किया गया और इसमें रिक्रूटमेंट भी लेके आई सिलेक्शन फॉर सिविल सर्विस के लिए, और इसमें जो इंडियंस थे, इंडियन सिटीजन्स थे, उसको भी मौका दिया गया था। ठीक है, तो ओपन कॉम्पिटिशन ये जो सिस्टम है ये कौन से एक्ट में आया था? तो ये आया था चार्टर एक्ट 1853। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? ओके, कि ये लास्ट चार्टर एक्ट था। ओके, और इसी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्ट था, राइट। और इंडिया में जो फाउंडेशन हुआ पार्लियामेंट का वो कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ? तो 1853। ओके, ओपन कंपटीशन सिस्टम भी इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी, इंडियन सिटीजन्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, राइट। तो ये चार्टर एक्ट आपको याद रखने हैं। कितने चार्टर एक्ट पढ़े हमने? 4 चार्टर एक्ट पढ़े। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट आपको याद रखने हैं। अब क्या हुआ? 1857 में रिवॉल्ट हो गया 1857 का, ओके, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, और ये बहुत बड़े फील्ड पे हुआ था और आपने ये पढ़ा भी है। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश थी ना वो बहुत बुरी तरीके से डर गई। उसने बोला अरे ये कैसे हो गया, इंडियंस ने इतना ज़्यादा रिवॉल्ट कर दिया इतने बड़े स्केल पे। तो फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने सोचा अब तो पूरा अधिकार हमें खुद ही लेना पड़ेगा, कंपनी से पूरी तरीके से छीन लेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है। तो फिर इसमें जो एक्ट आया वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1857 के बाद एक साल बाद कौन सा एक्ट लेके आई ब्रिटिश गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, सो देखिए इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल होता है पूरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो इंडियंस पे जो कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन पे, वॉज टेकन फ्रॉम द कंपनी एंड गिवन टू द ब्रिटिश क्राउन। कंपनी से ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन पे सीधे अब ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश ताज पे चला गया, राइट। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से एक्ट में? तो याद रखना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन से एक्ट में? 1858। ओके, फिर होता है कि जो न्यू नेम था गवर्नर जनरल का ऑफ इंडिया इज वाइसराय। अब जो न्यू नेम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो क्या चेंज कर दिया गया? वाइसराय चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं, हु इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय। ओके, दोनों ही सेम थे। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो कमेंट करके आपको बताना है, राइट। सो इसी में क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया गया। ओके, एंड जो वाइसराय था ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का इन इंडिया में। देखो अब जो ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू, इसको भी खत्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया। ओके, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया की वो किसको ट्रांसफर हो गई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ओके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंड कर दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, तो डलहौजी की थी, तो इस चीज़ को भी खत्म कर दिया। और ये एक्ट मेड इन इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। ओके, सो इस एक्ट ने इंडिया में एक डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी का निर्माण कर दिया था, एस्टैब्लिशमेंट कर दिया था। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इतने सारे काम हुए इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
ओके, तो 1858 पढ़ा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके, और इसका जो अदर नेम था वो क्या था, मार्ले मिंटो सुधार 1909। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक्ट है, इंडिया काउंसिल एक्ट, और इसी को और क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। सो देखिए, ये एक्ट जो पास हुआ था वो किसने पास किया था, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने, वर प्रपोज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले एंड द वाइसराय लॉर्ड मिंटो। ओके, और किसने इसको प्रपोज किया था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, जॉन मॉर्ले, एंड वाइसराय कौन था उस टाइम, लॉर्ड मिंटो था। ओके, सो इसी के नाम पे ही क्या पड़ गया, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो आप देखो मॉर्ले मिंटो सुधार, राइट। और देखिए इसमें आपको और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मेन इंटेंशन क्या था बिहाइंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाज टू मेक अ लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस, ओके, इन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। कि लिमिटेड यानी कि एक तरीके से कह रहे थे कि हाँ हम इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे, ओके, तो बट ये क्या चाहते थे कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट हो सेंट्रल एंड प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन में वो बिल्कुल ये लिमिटेड कर पाए, ओके। एंड द कंसेप्ट फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस अंडर दिस रिफॉर्म, और इसी वजह से एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इस रिफॉर्म में। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये इलेक्शन से रिलेटेड है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी ही एग्जाम में, तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले एंड डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले गए और इंडिया के लिए उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की, ओके। एक ग्रुप गया फिर मुस्लिम्स का भी जिसको आगा खान ने लेड किया, ओके, जो शिमला डेपुटेशन से रिलेटेड थे, मेट द वाइसराय लॉर्ड मिंटो एंड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की मुस्लिम्स के लिए भी, ओके। तो ये जो पूरा इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 था ये रिलेटेड था आपके इलेक्शन से, इलेक्टोरेट से, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। सो नेक्स्ट जो फिर हमारा जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो देखिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, तो इसमें जो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था 1918 में, क्या नाम था, मॉन्टेग, ओके, एडविन मॉन्टेग एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो वाइसराय था उस टाइम, ये अपनी अपनी स्कीम्स और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए जिसको मॉन्टेग चैम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये लेके आए, ओके। और इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म एट बोथ द फेडरल एंड प्रोविजनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो इस अधिनियम ने जो सरकार के जो संघीय और प्रांतीय दोनों जो लेवल्स थे उसमें सुधार पेश किए, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, और क्या कहा जाता है, चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ओके। और इसी में फिर से द्वैध शासन लागू किया गया फेडरल एंड प्रोविंस लेवल पे, ओके। संघीय यानी कि एक तरीके से सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंस यानी कि आपके स्टेट्स में, तो जिनसे आज हम स्टेट बोलते हैं उन्हें पहले प्रांत कहा जाता था, तो फेडरल एंड प्रोविजनल लेवल पे, ओके, इसको इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी में डायआर्की यानी कि द्वैध शासन फिर से लागू किया गया। अब तो यहाँ पर आप देखो दो गवर्नमेंट आ गई, प्रांतीय लेवल पे, फेडरल लेवल पे, इसलिए इसको डायआर्की बोला गया 1919, ठीक है। याद रखना है आपको 1919। सो आप यहाँ पे देखो 1919 है ना, 1919, तो आपको याद रखना है कि 1919 में डायआर्की आ गई, सेंट्रल, ऐसे आप याद रखिए, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इसको बांट दिया गया गवर्नमेंट को, ओके। तो फेडरल एंड प्रोविजनल लेवल पे गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओके। सो ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज द लॉन्गेस्ट लेजिस्लेशन पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसी में किसका गठन किया गया, किसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एज द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। फिर इसका नाम फिर आगे चेंज कर दिया गया था, ओके। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एज द फेडरल सर्विस कमीशन, फेडरल मतलब सेंट्रल की ही बात हो रही है, ओके। तो फेडरल सर्विस कमीशन के तौर पर इसका गठन किया गया। सो देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत तो हो जाती है 1919 के गवर्नमेंट एक्ट से ही, बट प्रॉपर वे में एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये 1935 से ही स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ओके। एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसमें ऑल इंडिया यूनियन का, अखिल भारतीय संघ की इसमें स्थापना भी की गई, और इसमें जो डायआर्की थी वो इम्प्लीमेंट की गई सिर्फ सेंटर में एंड एबॉलिश्ड इन द प्रोविंस, यानी कि जो द्वैध शासन था, ओके, जो द्वैध शासन था इसको प्रांतों में खत्म कर दिया गया, और सिर्फ जो सेंट्रल लेवल पे था इसमें इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, ओके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन किया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एज द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। डायआर्की जो थी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया सिर्फ और सिर्फ सेंटर में, और प्रोविंसेस में यानी कि प्रांत में या बोला आप स्टेट में खत्म कर दी गई थी 1935, ठीक है। तो याद रखना है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 35 में क्या काम हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आई, तो 35 लिखा है यहाँ पे, 35 से आप याद रखिए पैटीज होता है ना, तो पैटीज किसके लिए है, पब्लिक के लिए, तो पब्लिक सर्विस कमीशन आई एज द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ओके। सो इंडिया का ये इंडिपेंडेंस का एक्ट था। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन चलता है 1942 में, ओके। कृष्ण मिशन वगैरह आता है 1942। सो देखिए इसमें जो स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है तो माउंटबेटन जो है इंडिया को
जो सत्ता होती है इंडिया की खुद की वो उसको सौंप देता है। ओके, और इसमें ही क्या हो जाता है, जो इंडिया होती है अनडिवाइडेड इंडिया, वो डिवाइड हो जाती है इंडिया एंड पाकिस्तान में। ओके, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट फिर सुपर स्टेट्स बन जाते हैं और एंड हो जाता है ब्रिटिश सर्विजिनिटी का ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम 15 अगस्त 1947, और इस दिन से हमारा इंडिया आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए रॉलेट एक्ट। इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा हो जाता है आपका, रॉलेट एक्ट। तो देखिए ये जो रॉलेट एक्ट था ये भी 1919 में आया था। कब आया था, 1919 में। ओके, और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने इसको टर्म दिया डेविलिश एंड टाइरेनिकल एक्ट। क्या नाम दिया इसको, डेविलिश एक्ट। एक डेविल की तरह इसको क्यों बताया गया, एक शैतानी और अत्याचारी इसे क्यों बताया, क्योंकि इसमें जो एक्ट था वो इस तरीके से पास किया गया कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंडिया कर ना पाए। ओके, तो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी इंडिया की वो क्रश कर दी गई। ओके, पुलिस को ये बोल दिया गया कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वगैरह जो हैं, ओके, तो उनको आप क्या कर लो, जेल में बंद कर लो। किसी पे भी शक हो रहा है तो उसको पकड़ लाओ और उसको जेल में डाल दो 2 साल के लिए। ओके, तो इसी वजह से रॉलेट सत्याग्रह जो था इसको लॉन्च किया गया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। ओके, तो रॉलेट एक्ट कब आया था, ये भी आया था 1919 में। ओके, रॉलेट एक्ट 1919 में। ओके, सो और इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आप देखो आप इल्बर्ट बिल। अब ये इल्बर्ट बिल जो है, राइट, ये कोई एक्ट नहीं है बट ये बिल जो है अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए ये जो इल्बर्ट बिल है 1883 में आया था और इसी को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इल्बर्ट बिल को। ओके, सो इसमें बात क्या की गई थी कि ये एक ऐसा बिल था जो प्रोवाइड करता था दैट द ब्रिटिश और यूरोपियन कुड बी ट्राइड बाय इंडियन जज। इस विधेयक में क्या था कि यह प्रावधान किया गया था कि किसी ब्रिटिश या यूरोपीय पर भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। बट जो यूरोपियंस थे इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, और उसमें एक तरीके से रेसिज्म भी देखा गया कि इंडियंस ब्लैक हैं, हम वाइट हैं, वो कैसे हमारे ऊपर ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हमारे ऊपर न्याय कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर इसमें इसको रोक दिया गया, फिर इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया और फिर इसको लेके आया गया कि ठीक है। तो ये इल्बर्ट बिल बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था, तो थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए कि ये रिलेटेड था जुडिशरी से, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके अदर एग्जाम में पूछा गया है और ये बिल भी इंपॉर्टेंट है, तो मे भी आपके आने वाले किसी एग्जाम में पूछ ले। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल जुडिशरी से रिलेटेड है। ओके, सो याद रखना है आपको, राइट। सो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स। सो ये तो थे हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड एक्ट। अब हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखिए ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है किसके लिए था, वाइल्ड लाइफ के लिए था, कि उनकी बेहतरी के लिए। तो बेहतरी से ही 72 यानी कि 72 आपको याद रखना है। ओके, सो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक लॉ था इन इंडिया में दैट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द कंट्री की वाइल्ड लाइफ। तो कंट्री की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था। नेक्स्ट इसमें देखिए पॉस्को एक्ट 2012। अब ये पॉस्को एक्ट क्या है, सो देखिए पॉस्को एक्ट रिलेटेड है सेक्सुअल ऑफेंसेस से जो बच्चों के साथ हो जाता है। ओके, सो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसको पॉस्को भी कहा जाता है। और ये पूरी तरीके से कब आया था, 14 नवंबर 2012 को, राइट। और इसी को लेकर अमेंडमेंट भी हुआ था 2019 में, जिसमें प्रोवाइड किया गया स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू दोज इंगेजिंग इन सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड डेथ पेनल्टी भी उनको दी जाए। ओके, और चाइल्ड जो थे उसको डिस्क्राइब किया गया है एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये जो पॉस्को एक्ट है ये बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स बच्चों के लिए है। ओके, और इसमें कई सारे इसमें भी डिफरेंट पेनल्टी और डिफरेंट सजाएं भी दी गई हैं। ओके, कि किसी ने इतना किया है तो उसको ये सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन की गई हैं। तो पॉस्को एक्ट रिलेटेड है सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो भी किसके, बच्चों के साथ। ओके, सो याद रखना है आपको, पॉस्को एक्ट आया था 2012 में। ठीक है, तो अब आपको ऐसे याद रखना है कि छोटे बच्चों को इसलिए बोला जाता है कि बच्चों आप बाहर मत जाओ। ठीक है, तो बाहर 12, तो पॉस्को एक्ट कब आया, बाहर 12। ओके, तो 2012 ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिशन अमेंडमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 एंड 2016। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए ये चाइल्ड लेबर एक्ट क्या है, राइट। तो देखिए ये जो एक्ट है ये कंसर्न करता है विद द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। तो आपने बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर बहुत पढ़ा होगा। ओके, तो ये बताता है कि कोई भी बच्चा अगर वो अंडर द एज ऑफ 14 है तो आप उससे कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। तो वैसे तो बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलता है, राइट, कहीं बच्चे शॉप वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, कहीं चाय की दुकान पे, तो वही बात की गई है कि बच्चों से आप अंडर द एज ऑफ 14 आप काम नहीं करा सकते, और आर्टिकल 24 के तहत। ओके, एंड देखिए इसी चाइल्ड लेबर एक्ट को फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट भी किया गया इसका, जो 2016 में आया, जिसमें बात की गई कि इट इज़ इलीगल टू हायर माइनर्स अंडर 14। ओके, तो अंडर 14 आप बच्चों को जो हायर कर रहे हैं किसी भी काम के लिए तो ये इलीगल है। द अमेंडमेंट फर्दर आउटलेज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलसेंट्स एज 14 to 18 इन डेंजरस जॉब। और इसमें अमेंडमेंट किया गया जो एडोलसेंट्स बच्चे हैं, जो 14 से लेकर 18 साल के बच्चे हैं, डेंजरस जॉब में भी आप उनको एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। ओके, तो आपको याद रखना है कि चाइल्ड लेबर
कितने से कितने एज के बारे में बात करता है, अंडर द एज ऑफ 14। फिर अमेंडमेंट हुआ 2016 में, फिर बात की गई एडोलसेंट्स बच्चों के लिए भी जो 14 से 18 साल के होते हैं, ओके, उनको भी किसी भी आप डेंजर साइट पे काम नहीं करवा सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया खदान वगैरह में, राइट। अगला जो आता है इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट, और ये एक्ट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए शारदा एक्ट रिलेटेड है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। अब ये देखिए ये रिलेटेड है मैरिज से, ठीक है, किससे रिलेटेड है, मैरिज से। किसकी मैरिज से, बच्चों की जो शादी वगैरह हो जाती है जिसे बाल विवाह कहा जाता है, उससे रिलेटेड, ओके। सो देखिए ये स्टार्ट होता है हमारा राजस्थान से ही, तो ये रिलेटेड है बच्चों की शादी से, ओके। और ये जो एक्ट आने से पहले इसमें जो बच्चों की शादी की जो एज थी, इसमें एज जो थी बॉयज़ की वो 18 ईयर्स थी और गर्ल्स की 14 ईयर्स थी, ओके। और ये जब एक्ट आया तो ये पूरी तरीके से इसको अप्लाई किया गया, लागू किया गया 1 अप्रैल 1930 से, ठीक है। तो ये जो एक्ट था 1929 में इसकी बात की गई, पूरी तरीके से लागू हुआ 1930 बाय हरविलास शारदा, इसलिए इसका नाम शारदा एक्ट पड़ता है, ओके। अब इसमें कई सारे अमेंडमेंट भी होते हैं, ओके। तो 1949 में होता है, फिर इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होता है 1978 में, जिसमें जो बच्चों की जो एज होती है वो बॉयज़ में 21 ईयर्स कर दी और गर्ल्स की जो है वो 18 ईयर्स कर दी, ओके। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कि किस में जो बॉयज़ की एज थी वो 21 ईयर्स कर दी और गर्ल्स की एज 18 ईयर्स है, तो कौन से अमेंडमेंट में या कौन सा एक्ट था ऐसा, तो आपको याद रखना है शारदा एक्ट। बाद में देखिए इस एक्ट का नाम ना चेंज कर दिया गया, शारदा ही हटा दिया गया पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि किसी के नाम पे कोई एक्ट नहीं होगा, तो शारदा एक्ट हटा दिया गया, ओके। तो इन 2006 शारदा एक्ट चेंज इनटू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, और ये अप्लाई हुआ 1 नवंबर 2007 से। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में अलाउ नहीं हुआ था, ओके। जब धारा 370 हट गई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया, राइट। तो याद रखना है आपको, शारदा एक्ट 1929 में आया था। तो शारदा कितने साल की थी? 29 साल की। एक साल बाद पूरी तरीके से ये लागू हो गया, हरविलास शारदा इसको लेके आए थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है 1986। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा हमने 1972, ये है 1986, ओके। सो ये जो 1986 का एक्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आई। इट वॉज इनेक्टेड इन मे 1986 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986। मई में आई लेकिन नवंबर में ये पूरी तरीके से आई, ओके। इट हैज़ 26 सेक्शन एंड 4 चैप्टर, 26 इसमें सेक्शंस हैं, 4 चैप्टर्स हैं। और ये एक्ट जो है ये वाइडली इस पे बात की गई, ओके। किस पे? भोपाल गैस लीक जब ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद ही इस एक्ट को लाया गया था, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके। सो दिस एक्ट इज वाइडली कंसीडर्ड टू हैव बीन अ रिस्पॉन्स टू द भोपाल गैस लीक। भोपाल गैस लीक, ओके, जो ट्रेजेडी हुई थी कौन से गैस के थ्रू हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ओके। सो 1986 का ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है RTI एक्ट 2005, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ओके। सो देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आया था कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप RTI लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि RTI फाइल कर दी, तो RTI आप लगा सकते हैं। एम्पावर्स इंडियन सिटीजन टू सीक एनी असेसिबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी एंड मेक्स द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनरी मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, ओके। सो RTI एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, ओके। सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे आज कवर कर लिए हैं, राइट। देखिए एक्ट तो बहुत सारे हैं बट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे कवर किया गया है, राइट। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में किस तरीके से पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इनमें से कौन सा एक्ट था जिसमें ब्रिटिश इंडिया ने डेजिग्नेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो हमने पढ़ा था ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से एक्ट में आया था? रेगुलेटिंग एक्ट में आया था 1773। पहला एक्ट हमने पढ़ा 1773, ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो कौन सा एक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाता में? सो रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट भी रेगुलेट किया गया, तो ऐसे याद रखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट गिव एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेज टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कौन सी ब्रिटिश एक्ट ने एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेज दिया टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ओके। तो कौन सी रेगुलेटिंग एक्ट था, कौन सा एक्ट था, राइट। सो कौन सा एक्ट था? हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इन्विसेज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट की शुरुआत इंडिया में कौन से चार्टर एक्ट से हुई थी? तो लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूसेस इंडियन सिविल सर्विस एज एन ओपन कॉम्पिटिशन, ओके। तो हमने पढ़ा था ओपन कॉम्पिटिशन, तो ओपन कॉम्पिटिशन किस में आया था? तो ये आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ओके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, द इल्बर्ट बिल इज रिलेटेड टू। अब इल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड था? तो इल्बर्ट बिल रिलेटेड था किससे? हमारा जुडिशरी से, ओके, न्याय से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको इसमें मैच करना है, तो सेट 1 और सेट 2 दे रखा है, ओके। सो
पहला पॉइंट आप देखो, लिखा है इसमें पावर ऑफ गवर्नर जनरल इंक्रीज ओवर द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। सो देखिए बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी की बात किसमें की गई थी, तो चार्टर एक्ट 1793 में, राइट। सो याद आ गया होगा आपको। सो हमारा डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अलाउड मिशनरी फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। अब कौन से वाले चार्टर एक्ट में बात की गई थी कि मिशनरीज को भारत में बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप आओ और इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैलाओ, राइट। सो ये जो बात आपको याद रखनी है, ये रिलेटेड है कौन से पॉइंट से, सो ये रिलेटेड है हमारा जो सेकंड पॉइंट है, ओके, ये रिलेटेड है सी यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। तो सी का हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। तो ये भी याद रखना है आपको कि चार्टर एक्ट 1813 में बोला गया कि ठीक है मिशनरी आप आओ और क्रिश्चियनिटी फैलाओ इंडिया में। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम वॉज स्टार्टेड। तो ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम जो है, राइट, ये किस में स्टार्ट किया गया था, तो ओपन कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो लास्ट था, जो फोर्थ था, ओके। तो इसको लास्ट और फोर्थ कहा गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम स्टार्ट की सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, राइट। सो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड के साथ हो जाएगा बी, ओके। और लास्ट फिर हमारा कौन सा बच्चा ए, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ओके। तो इसमें बात की गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इसको बना दिया गया था, ओके। इसको कॉमर्शियल यानी कि ट्रेड वगैरह से बिल्कुल अलग कर दिया गया था, राइट। तो कौन सी एक्ट में, तो एक्ट 1833 में। सो ए का हो जाएगा हमारा फोर्थ, राइट। सो ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आप देखो इसमें से कौन सा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट, राइट। सो ऐसे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चार्टर एक्ट के ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिप्लेस विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। Which of the above statement are correct about the main feature of Charter Act of 1833? So 1833 से इंपॉर्टेंट ये चार्टर एक्ट दे रखे हैं आपको, ओके। और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो आपको बताने क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ओके। सो बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे असरेशन और रीजन दे रखा है। तो फर्स्ट आप देखो, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो नीचे आपको देखो रीजन दे रखा है। तो आजकल आपसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। दस इट एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। तो क्या ये सही है, ओके। सो असरेशन दे रखा है आपको, नीचे इसका रीजन दे रखा है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है, राइट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट कि बोथ ए एंड आर ये ट्रू है और आर जो है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट इल्बर्ट बिल इज करेक्ट। तो इल्बर्ट बिल के बारे में क्या करेक्ट है। फर्स्ट है यहाँ पे, बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1883, बिल्कुल सही बात है। यूरोपियंस कुड बी ट्राइड बाय इंडियन जजेस एंड वाइस वर्सा, राइट, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन वॉज द वाइस राय एट दैट टाइम, तो लॉर्ड रिपन उस टाइम वाइस राय था, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, बिल वॉज विद्रॉन एंड नेवर इनेक्टेड। तो बिल को विड्रॉ कर लिया गया, कभी इसको इनेक्ट नहीं किया गया। तो देखिए बिल को इनेक्ट किया गया बट कुछ अमेंडमेंट करके, राइट। सो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमारा सही है बट फोर्थ गलत है, राइट। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है, ओके। सो देखिए ये जो बिल था इंट्रोड्यूस बाय सर इल्बर्ट इन द ईयर 1883 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इसलिए इसको इल्बर्ट कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है, राइट। सो इस बिल के अकॉर्डिंग जो यूरोपियन केसेस थे कैन बी हर्ड बाय इंडियन जजेस एंड इंडियंस कैन बी ट्राई बाय यूरोपियन जजेस एज दे वर इन द पास्ट। जैसे पास में होता था कि यूरोपियन के जो केसेस थे, ओके, वो सिर्फ इंडियन जजेस सुन सकते हैं और जो इंडियंस थे कैन बी ट्राइड बाय यूरोपियन जजेस एज देवर इन द पास्ट, ठीक है। जैसे इस बिल के अकॉर्डिंग था, जो लॉर्ड रिपन था उस टाइम वाइस राय था इंडिया का। और व्हेन इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेशन, जो बिल जो था वो पास किया गया कुछ चेंजेस करके जो एक्यूमुलेट द कंसर्न ऑफ यूरोपियन। तो यूरोपियन ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया, तो उनकी बात सुन के फिर इस बिल को पास किया गया। और इस अमेंड बिल में क्या बात की गई, जो यूरोपियंस के केसेस थे वो इंडियन जजेस सुन सकते हैं ओनली व्हेन ही इज असिस्टेड बाय यूरोपियन जजेस। जब वो केस जो है वो यूरोपियन जज सुन ले उसके बाद ही इंडियन जज इसको सुन सकता है, ओके। और ये जो अमेंडमेंट बिल था ये पास हुआ था 1884 में, ओके। तो ये था इल्बर्ट बिल। सो याद रखना है आपको, 1883 में आया था, ओके। अमेंड बिल आया था इसका 1884 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज सती एबॉलिश। तो देखिए सती प्रथा खत्म की गई थी कौन से सन में। तो ये सती प्रथा हम लोग बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सती प्रथा देखिए ये खत्म हुई थी 1829 में। ओके, सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए जो सती प्रैक्टिस थी ये दिसंबर 4 1829 को ओके इसको खत्म करी गई थी। तो राजा राम मोहन रॉय एंड विलियम कार्ले लेड द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक इनैक्ट द सती रेगुलेशन एक्ट इन्होंने लगाया। दस द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वॉज पास बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड ही मेड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल एंड पनिशेबल बाय द क्रिमिनल कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसको पनिशेबल और इलीगल बनाया गया और इसे खत्म किया गया सती प्रथा को। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज शारदा एक्ट रिलेटेड टू। अब शारदा एक्ट किससे रिलेटेड था। तो देखिए शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है, शारदा रिलेटेड है चाइल्ड मैरिज से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। शारदा एक्ट फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एट 14 ईयर्स एंड बॉयज एट 18 ईयर्स। तो जो शारदा एक्ट था क्या इसमें जो बॉयज़ की मैरिज थी 18 ईयर्स पे थी, गर्ल्स की मैरिज 14 ईयर्स पे थी। सेकंड है इट वॉज अप्लाई टू ऑल हिंदू इन ब्रिटिश इंडिया। तो जितने भी हिंदू थे ब्रिटिश इंडिया में उन सब पे ये अप्लाई किया गया था। ओके, सो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली फर्स्ट। तो शारदा एक्ट था ये फिक्स करता था, इसने फिक्स किया जो एज मैरिज थी गर्ल्स की 14 ईयर्स एंड बॉयज़ की तो जो थी 18 ईयर्स की। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदूज़ के लिए ही था, सभी के लिए था, ऑल ओवर इंडिया के लिए। ओके, तो शारदा एक्ट ने ये बात कही, इसने फिक्स किया जो प्रॉब्लम थी कि 14 साल पे गर्ल्स की शादी कर देना, बाल विवाह कर देना इस तरीके से। सो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हेन डिड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कम इनटू फोर्स। तो चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में कब ये पूरी तरीके से फोर्स में आया। तो 23 दिसंबर 1986 को। राइट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 23 दिसंबर 1986। सेकंड क्वेश्चन इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है ये कब फोर्स में आया। सो देखिए ये कब फोर्स में आया था, तो ये पूरी तरीके से आया था 12 अक्टूबर 2005 को। ओके, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005। राइट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 कम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005 और ये जो बिल था पास हुआ पार्लियामेंट में 15 जून 2005 में। ओके, और रिसीव किया इसको प्रेसिडेंट के एसेंट में 22 जून 2005 में। राइट, और देयर बाय बिकमिंग एन एक्ट, फिर ये जाके एक एक्ट बना। तो आपको याद रखना है पूरी तरीके से ये कब लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। ओके, सो देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। ओके, बाहर जाना पड़ेगा तो 12 अक्टूबर। राइट, तो 12 अक्टूबर से आपको याद रखना है। वैसे तो ये पूरा एक्ट ही राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ओके बहुत फेमस एक्ट है, तो आपको इसमें ये याद रखना है 12 अक्टूबर बाहर गए इन्फॉर्मेशन के लिए राइट मांगने ऑटो से, तो 12 अक्टूबर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है 12 अक्टूबर 2005। राइट, सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्ट से रिलेटेड, राइट, और जो भी एक्ट हैं वो भी हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एसएससी एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना।